नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो देवभूमि में खबरों की शुरुआत करते हैं। नगर पालिका पौड़ी के अध्यक्ष और बीजेपी नेता यशपाल बेनाम की बेटी का एक मुस्लिम युवक के साथ शादी का कार्ड इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित होने और कई संगठनों द्वारा विरोध किए जाने के बाद बेनाम ने शादी से मना कर दिया है। बेनाम ने कहा है कि मैं बेटी की शादी चोरी छिपे नहीं करना चाह रहा, बल्कि सबके सामने मुस्लिम परिवार में शादी कराने जा रहा था। 28 मई को शादी की तिथि निर्धारित थी। शादी का कार्ड इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने और कई लोगों द्वारा विरोध जताया गया। यशपाल ने आगे कहा कि 26, 27 और 28 मई को बेटी की शादी हम नहीं करने जा रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी नेता यशपाल बेनाम की बेटी का शादी का कार्ड वायरल हुआ था। शादी के कार्ड में मुस्लिम युवक का नाम लिखा था, जिसके बाद से ही इस मामले में काफी लोग उन्हें फोन कर रहे थे। इन फोन की रिकॉर्डिंग को भी लोग सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। कार्ड छपाने शुरू किए। आधे कार्ड गए भी लोगों के पास, लेकिन एक कार्ड जो है बाहर से वायरल होने के कारण तमाम संगठनों के द्वारा, लोगों के द्वारा मुझ पे तमाम तरह की बातें कही गई सोशल मीडिया के द्वारा। और अब धीरे धीरे इस तरह का माहौल जो है क्रिएट हो गया है कि मुझे लगता है इस तरह के माहौल के बाद शादी के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है। जो हमारा 25, 26, 27, 28 का कार्यक्रम था, तो फिलहाल इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक बाप होने के नाते मैंने अपनी बच्ची के प्यार को स्वीकारा। वर पक्ष के हम लोगों ने, परिवार ने आपस में बैठकर शादी करने को फैसला किया था। लेकिन जो वर्तमान माहौल चल रहा है वो एक नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अब मेरी जिम्मेदारी अपनी जनता के प्रति भी है कि एक खुशनुमा माहौल बना रहे, सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। लेकिन वो माहौल शादी के लिए मुझे अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए हम तमाम 26, 27, 28 के जो हमारे वैवाहिक कार्यक्रम हैं उन्हें हम जो है नहीं करने जा रहे हैं। G20 सम्मेलन की मेजबानी के लिए ऋषिकेश से सटे टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक का ओड़ी गांव पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इस सम्मेलन से गांव की दिशा और दशा बदल चुकी है। एक और जहां गांव में अब स्थापना विकास के कार्य किए गए हैं, तो वहीं ग्रामीणों की आजीविका संवर्धन के लिए भी शासन प्रशासन ने योजनाएं शुरू की है। गांव के पंचायत घर, बेसिक, जूनियर और हाई स्कूल भवनों का हाईटेक यहां पर बना दिया गया है, पूरी तरीके से श्रृंगार कर दिया गया है। वन विभाग गांव में म्यूजियम तैयार करने की कवायद भी अब यहां तेज हो गई है। सम्मेलन में देश विदेश के मेहमानों को पहाड़ी संस्कृति, पकवान और पहाड़ी शैली के घरों का दीदार यहां कराया जाएगा। G20 सम्मेलन से औड़ी गांव की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनेगी। मई और जून महीने में टिहरी के औड़ी गांव में G20 की 2 बैठक आहूत की गई है। आपको बता दें कि मई महीने में 26 से 28 मई तक G20 की पहली बैठक होनी है, जिसमें सम्मेलन के डेलीगेट्स को गांव का दीदार करवाकर पारंपरिक पकवान, वेशभूषा, परिधान, आजीविका के साधन, विकास व रोजगार आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि औड़ी गांव की जनसंख्या करीब 640 है। गांव में पलायन ना के बराबर है। पहले सर काफ़ी सारी परेशानियां थी, जैसे पानी की दिक्कत है, साफ़ सफाई नहीं थी, गांव में बोतलें पड़ी रहती थी प्लास्टिक की, बहुत सारी परेशानियां होती है। पानी सफाई से नहीं आता था, लेकिन अब काफ़ी डेवलप हो गया है, परिवर्तन हो गया है गांव में। जैसे हर चीज़ की सुविधा हो गई, पानी घर घर पहुंच रहा है, नल भी पहुंच गए, जल भी पहुंच गए। अब कोई परिवार छूट रखे होंगे जिनके पास अभी पूरी सुविधा नहीं पहुँचे, लेकिन वो पहुँच पाएगी G20 तक। हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, बैठक हमारे विभागीय अधिकारी भी आ रखे हैं, DPRO साहब वगैरह भी आ रखे हैं। और हमारा गांव का चयन जो है G20 का जो सम्मेलन अभी नरेंद्र नगर या उत्तराखंड में होना है, उसके विजिट के लिए, उन लोगों के विजिट के लिए हमारे गांव का चयन हुआ है। और हम बड़े आभारी हैं भारत सरकार के और उनके कि हमारे गांव का चयन हुआ है। उसके आधार पर हमारे यहाँ विकास कार्य जो है बहुत अच्छी तरह से हैं। रोड का भी काम बहुत बढ़िया हो गया है और वन विभाग का भी, हमारे सारे विभागों का काम बहुत अच्छे से हो रहा है। कार्य की वजह से हमारे यहाँ पर जो अभी तक युवा पीढ़ी जो पलायन कर रही थी, रोजगार की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे, वो लोग भी अब आकर्षित हो रहे हैं, गांव की तरफ आ रहे हैं, गांव में आ रहे हैं और यहाँ पर अपना रोजगार का शुरू करने का सोच रहे हैं। किसी ने दुग्ध उत्पादन का काम शुरू कर दिया है। हमारे डेलीगेट्स महोदय लोग आ रहे हैं, वो लोग जाने कि यहाँ ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठक में होता कैसे है,
क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे होते हैं, तो वो सब डिटेल उसके बारे में जो है हमने आज उसी के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश से हमने यहाँ एक रिहर्सल किया था कि वो लोग कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि उनका एक हेजिटेशन ख़त्म भी हो, कैसे पूछते हैं, क्या प्रश्न होंगे, कैसे जवाब देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ प्रधान की अध्यक्षता में बैठक होनी है और सचिव जो होंगे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होंगे। क्योंकि हमें उसका नोडल बनाया गया, तो इसलिए हम उसकी पूरी तैयारियों का जायज़ा ले रहे थे और हम लोगों ने आज रिहर्सल भी किया है और कल इनको ले जा करके सबका हम लोग आई कार्ड और पास वगैरह बनाएंगे। वहीं टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक के ओड़ी गांव में 24 मई से 28 मई तक G20 सम्मेलन होना है। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों को त्रिस्तरीय सुरक्षा दी जा रही है। जहां जहां विदेशी मेहमान जाएंगे वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इनके मूवमेंट के दौरान रूट को भी क्लियर किया जाएगा। एसएसपी टिहरी के मुताबिक एनएसजी की टीम भी यहां पर आ रही है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था वो देखेगी और एसडीआरएफ की टीमें भी यहां तैनात रहेंगी। 20 मीट प्रपोज्ड है नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में। इसमें जो जितने भी डेलीगेट्स आएंगे, सदस्य आएंगे, उनको त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रदान की जा रही है। और इसमें जो वेस्टर्न रिजॉर्ट जहाँ पे मेन कार्यक्रम है उसका विलेज का भी उनका विज़िट है। फिर वो जब परमार्थ निकेतन जाएंगे तब हमारे यहाँ जानकी सेतु टिहरी गढ़वाल वहाँ तक उनको गाड़ी से जाना है। तो इनकी मूवमेंट के दौरान जो है रूट को भी क्लियर रखा जाएगा और इसमें एनएसजी की टीम भी एक आ रही है जो कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए रहेगी। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ की सीएसएसआर और सीबीआरएन टीम जो है वो। वहीं एम्स ऋषिकेश रोड पर गड्ढा होने और इंटरलॉकिंग टाइल्स पर डामरीकरण करने पर कांग्रेस नेता मुखर हो गए हैं। कांग्रेस नेता लोक निर्माण विभाग के दफ्तर पहुंचे और ढोल बजाकर प्रदर्शन उन्होंने किया। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की। कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन के निकट लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेसी चैनल गेट को खोलकर कार्यालय के अंदर दाखिल हो गए, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मौके पर अधिकारियों के ना मिलने पर कांग्रेसियों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कार्यालय घेराव की सूचना पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मौके पर पहुंचे। कांग्रेसियों ने एम्स रोड पर 2 करोड़ के डामरीकरण के बाद हुए गड्ढे को लेकर कई सवाल खड़े किए। इंटरलॉकिंग टाइल्स के ऊपर भी डामरीकरण करने को लेकर कई तरह के सवाल पूछ डाले। वहीं अधिशासी अभियंता का जवाब सुनने के बाद कांग्रेसियों ने मामले में जल्द से जल्द जांच पूरी कर लापरवाही जो अधिकारी बरत रहे हैं और ठेकेदार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग वो करने लगे। साथ ही चेतावनी उन्होंने दी है। ढोल बजाकर विभाग को जगाने की उन्होंने कोशिश की है। जरूरत पड़ी तो कांग्रेसी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। बार बार हम इस बात को लेकर चलते हैं कि जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उस निर्माण कार्य में कतई भी धांधली नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखने को मिलता है अब G20 के नाम पर करोड़ों रुपए की धांधली की जा रही है और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विधायक और मंत्री हमारा अंदेशा है कि इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि वो रात को निरीक्षण करते हैं और सुबह सड़कें टूटी हुई मिलती हैं। तो ऐसा क्या निरीक्षण करते हैं? क्या वो ठेकेदार से मिलने जाते हैं? क्या वो अधिकारियों से मिलने जाते हैं रात के समय में? क्या करते हैं कि वो सुबह सड़कें टूटी मिलती है? तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार के खेल में लिप्त है। और हमने आज ये मांग करी है, आज इनके कान के नीचे ढोल बजाने का इसलिए भी काम किया है कि ये सुधर जाएं और ये जनप्रतिनिधियों कहने पे गुणवत्ता से समझौता ना करें और जैसे सड़कें टूट रही है उसको बढ़ाने का काम करें। और इंटरलॉकिंग टाइल, सबसे बड़ी बात, इंटरलॉकिंग टाइल, लाखों रुपए की इंटरलॉकिंग टाइल इन्होंने लगाई, बिना टेंडरिंग के लगाई और उसके बाद उसके ऊपर डामरीकरण करना शुरू कर दिया। तो ये अपने आप में बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। जब जहाँ पर रोडें सही बनी हुई और ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए, मोटी कमीशन खाने के लिए अधिकारियों से मिलीभगत करके अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत जो है ये रोड पे उनकी गुणवत्ता ना है
तो कई रोडों पर माल लगाया जा रहा है, जबकि चंद्रभागा रोड जो आईएसबीटी बसंत वाली रोड है इतनी बुरी स्थिति में है, उस रोड पर कोई भी एक दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। है जो इंटरलॉकिंग टाइल के ऊपर डीसी का कार्य करने की, तो इसका स्पष्टीकरण हमने संबंधित का जो भी है उसमें लिया है। 1 हफ्ते का उन्हें समय दिया है कि उनका किस कारण और क्या उसका रीज़न रहा कि उन्होंने डीसी कराई है। बाकी जहाँ तक गुणवत्ता की बात है, देखो उसमें तो हमारा हर कार्य का थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग होती है और उसमें टेस्टिंग होती है, प्रॉपर जो भी मानक है उनके हिसाब से उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। सर 1 हफ्ते का समय हाँ, एक हफ्ते का टाइम दिया हुआ है। तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलता अगर हाँ, संबंधित तो संबंधित का भी ये है कि तकनीकी रूप से क्या सही है, क्या क्या गलत है, अगर किया गया है तो उसमें क्या रीजन है, गलत है तो क्यों किया गया। सर क्या सही है इंटरलॉकिंग टाइल डैमेज क्या सही है? नहीं, सही का तो ये है कि भाई इंटरलॉकिंग टाइल के ऊपर किया जा सकता है, ऐसा कहीं कोड भी ऐसा नहीं बोलता है कि नहीं। वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में पुलिस द्वारा गौ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पथरी क्षेत्र के कासमपुर, आपको बता दें कि बुड़दा हेड़ी के खेतों में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में जब्बार नाम का बदमाश घायल हो गया है, जबकि अन्य बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। घटना के बाद घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके साथ ही एसएसपी अजय सिंह ने यह बताया है कि हरिद्वार में गौ तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई गौ तस्करों ने सरेंडर भी किया है, तो कईयों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में पथरी थाना क्षेत्र के कासमपुर के पास गौ तस्करों की होने की उनको सूचना मिलती है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचते हैं, बदमाशों की घेराबंदी करते हैं और यहां पर देखा जाता है कि बदमाशों की तरफ से उन पर फायरिंग की जाती है। हालांकि जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग जाती है। आपको ये बता दें कि पहले भी हरिद्वार पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हो चुकी है और ये जो मुठभेड़ है वो आपको बता दें कि बहादुराबाद क्षेत्र में हुई थी, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया था। चेन स्नैचर की घटना को अंजाम देकर फरार भी हो गए थे 2 बदमाशों के साथ कई ऐसे बदमाश जिनकी तलाश में अब पुलिस जुट गई है। करीब 11 साढ़े 11 के बीच में पथरी थाना क्षेत्र में बुड्ढा हेड़ी गांव पड़ता है। वहां से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध लोग वहां पर गांव में देखे गए, जिस पर हमारे आसपास की थाना पुलिस वहां पहुंची थी और वहां पर पता चला कि कुछ लोग वहां गौकशी के लिए इकट्ठा हुए थे। तो जब पुलिस ने उनकी घेराबंदी करी तो वहां पर उनको पकड़ने के दौरान उसमें से एक फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में भी एक जो उसमें बदमाश था उसको गोली लगी। इसका नाम बाद में पता चला जब्बार है। इसके पूर्व में भी गौकशी के काफ़ी मुकदमे हैं और पुलिस के साथ मारपीट और उसके भी मुकदमे दर्ज है। बाकी अभी भी जानकारी की जा रही है। इसके साथ भी कुछ लोग बताए गए थे जो फरार है, जिसके लिए हमारी खानपुर और आसपास लक्सर की पुलिस टीम कॉम्बिंग में अधिकारियों के साथ लगी हुई है। साथ ही साथ जो इंजर्ड था, चूँकि उसको लेते हुए यहाँ पर हॉस्पिटल रेफर किया गया था। तो ये जो गौकशी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए गैंग इस तरह से यहाँ पर आया हुआ था और सूचना पर जो पुलिस जब एकदम करीब पहुँची तो उन पर बचने के लिए घेराबंदी से उन पर फायर किया गया, जिसमें जवाबी उसमें एक को वही देख हरिद्वार से हम खबर आपको बता रहे हैं। सुदीप सैनी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारियों से ले लेते हैं। सुदीप, ये किस तरीके से ये मुठभेड़ हुई, क्या कुछ जानकारी आपके पास, और कितने ऐसे लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है? हालांकि बताया जा रहा है कि एक की गिरफ्तारी हुई है, एक फरार हो गया। बिल्कुल, ये लगातार जो हरिद्वार पुलिस है, लगातार हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है, क्योंकि आए दिन जो घटनाक्रम हो रहे हैं, घटनाक्रम में पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई है। अभी कई बार अभी चैन स्नैकिंग हो या गौ तस्करी का मामला हो, उस मामलों में लगातार पुलिस पूरा घेराबंदी करके बदमाशों को पकड़ने का काम कर रही है। अगर कोई भागने का काम कर रहा है तो फायरिंग भी हो रही है। अभी ये जो ताजा मामला है, ये ताजा मामला पथरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। यहाँ पे गौकशी को लेकर पुलिस ने घेराबंदी की थी। जब बदमाशों के द्वारा जो फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ, जिसको अस्पताल में लेकर आया गया, एडमिट कराया गया। दूसरा वहीं से भागने में सफल हुआ, लेकिन उसकी भी कॉबिंग की जा रही है। तमाम पूरे जनपद के पुलिस के थाना क्षेत्र जो पूरे इंचार्ज हैं या पूरे पुलिस को लगा दिया गया है, जिससे कि कोई भी बदमाश किसी भी तरह से भाग में कामयाब ना। और ये कि हरिद्वार पुलिस का एक साफ तौर से मैसेज है कि कोई भी बदमाश कामयाब नहीं होगा।
जो गलत काम कर रहे हैं उन गलत कामों को या तो उनको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हरिद्वार से बाहर भागना पड़ेगा। बिल्कुल सुमित, और ऐसा ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई गौ तस्करों को पकड़ा जा चुका है और ऐसे में पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि गौ तस्करों की अब खैर नहीं है, क्योंकि लगातार पुलिस इसके लिए दबिश दे रही है, लगातार इसके लिए छापेमारी कर रही है। बिल्कुल, पुलिस लगातार मुस्तैद है, क्योंकि गौ तस्कर ही नहीं, कोई भी किसी तरह का भी क्राइम है, जब से एसएसपी अजय सिंह यहाँ पर पहुंचे हरिद्वार में, उन्होंने साफ तौर पे ही चेतावनी दी थी, या तो सुधर जाए, नहीं तो जो भी गलत काम करेगा उनको किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। लगातार जो पुराने जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनको उनके दिमाग में फीड कर दिया गया है पूरी तरह से कि किसी तरह से भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और ये ऐसी कार्रवाई लगातार अब देखने को भी मिल रही है यहाँ पर। हालांकि देखिए, एक बदमाश जिसकी गिरफ्तारी हो गई है, एक फरार हो गया, हालांकि देखना होगा और कितने बदमाश इनके साथ थे जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गर्मी बढ़ते ही प्रदेश के वनों में आग के मामले अब बढ़ने लगे हैं। ऐसे में प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रदेश भर की जनता से अपील की है कि आग बुझाने का काम वन विभाग का ही नहीं है, आम जनता को भी साथ देने की जरूरत है। उनके अनुसार वन विभाग लगातार इस पर काम कर रहा है। इसमें मॉनिटरिंग की संवेदनशीलता के साथ मॉनिटरिंग भी की जा रही है, और आज भी हम लोगों ने अपील जारी की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी की तरफ अपील जारी की गई आम आदमी को, क्योंकि केवल वन विभाग आग को बुझा लिया संभव नहीं है। हम लोगों ने पिछले साल जो जन सहभागिता के साथ, जिसको लेकर के हमने ग्राम सभा स्तर पर वनाग्नि प्रबंधन समितियां ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बनाई, उसको ही और मजबूत करने का हम लोगों का प्रयास है, ताकि समय रहते जो रिस्पांस टाइम आग बुझाने में वो कम किया जा सके और अब इस पर प्रभावी अंकुश लग सके। ऋषिकेश से खबर आपको बता देते हैं, जहां शिवपुरी से मुनि की रेती की ओर आते हुए गंगा में राफ्टिंग के दौरान अलग अलग राफ्ट में बैठे दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि बीच गंगा में राफ्टिंग करते हुए कुछ लोग एक दूसरे पर राफ्टिंग के चप्पू चलाते हुए दिखाई दिए। अब ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसके बाद एक शख्स गंगा में कूद गया। वहीं विवाद का जो ये वीडियो है वो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। मुनि की रेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया है कि वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आया है। बीच गंगा में इस प्रकार की हरकत होना गलत है। फिलहाल घटना की कोई शिकायत पुलिस के पास नहीं पहुंची है, फिर भी पुलिस वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच कर रही है। हमें साइड लगा भाई नहीं कर रहा हूँ, हमें साइड लगा। वहीं विकासनगर क्षेत्र में कई मजारे ध्वस्त होने के बाद अब बाबा भूरे शाह की मजार पर सरकारी नोटिस चस्पा दिया गया है। अब आपको बता दें कि बाबा भूरे शाह की दरगाह पर बुलडोजर चलेगा। तिमली रेंज विभाग ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी साक्ष्य के साथ दावा करना चाहता है तो दस्तावेज के साथ वन विभाग के ऑफिस पहुंचे। ऋषिकेश में आबकारी विभाग की टीम ने मनसा देवी क्षेत्र में छापेमारी कर 3 घरों से 90 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। शराब की अवैध बिक्री करने पर आपको बता दें कि आबकारी विभाग की टीम ने 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ शराब की अवैध बिक्री करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आबकारी विभाग के मुताबिक मनसा देवी निवासी शीला कौर के घर से 50 लीटर, कौशल्या और कृष्णा कौर के घर से 20-20 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। ऋषिकेश में रेलवे रोड पर गुरुद्वारा सिंह सभा के निकट अचानक पीडब्ल्यूडी के रोलर से आपको बता दें कि यहां पर एक हादसा होते होते टल गया है। दरअसल रोलर के ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल होते ही रोलर ढलान से
आपको बता दें कि बैंक होकर दौड़ने लगा। अनियंत्रित होकर रोलर एक घर में जा घुसा। इस दौरान घर के बाहर बैठी मकान मालकिन देवंद कौर की मां और भाई की जो जान है वो बाल बाल बच गई। नजारा देख लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। वहीं मौके से रोलर का ड्राइवर फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता राजेश चौहान और कनिष्ठ अभियंता राहुल कुमार ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोनों अधिकारियों ने मकान मालकिन को भरोसा दिया है कि उनके मकान का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा। वहीं देहरादून नगर निगम की अपनी आपको बता दें कि जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कवायद अब तेज हो गई है। बता दें कि उत्तराखंड के कई विभाग और निगम ऐसे हैं जिनके पास एक बड़ी संख्या में लैंड बैंक मौजूद हैं। ऐसे में अपनी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार पहले ही सबको निर्देश दे चुकी है। लिहाजा देहरादून नगर निगम भी अब अपनी जमीनों को कब्जा मुक्त किए जाने के साथ ही अपने लैंड बैंक को और मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। मुख्य रूप से देखें तो विभाग या फिर नगर निगम लैंड बैंक का जो इस्तेमाल है वो किसी बड़ी योजना या परियोजनाओं को लाने में किया जाता है ताकि जमीनों को अधिग्रहण करने की आवश्यकता ना हो। ये लैंड बैंक का तो एक बड़ा वो है, इसमें जो हमारी नगर निगम की जमीनें हैं, हमारा प्रयास है कि वो जमीनें हम उनको बचाएं और जमीनों पे अतिक्रमण ना हो, उस पर कब्जा ना हो। और जब जब कहीं से शिकायत आती है तो नगर निगम की टीम जाके उसको अतिक्रमण को ध्वस्त भी करती है और जो कार्रवाई हमें करनी चाहिए। वहीं पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री पर रेशम फेडरेशन के अध्यक्ष अजीत चौधरी ग्रीन पार्क कॉलोनी के निवासियों के साथ पिछले कई सालों से दबंगता करते हुए आपको बता दें कि गाली गलौज कर रहे हैं। ग्रीन पार्क के कॉलोनी वासियों का यह आरोप है कि अजीत चौधरी ग्रीन पार्क कॉलोनी के लोगों को गंदी गंदी गालियां और जान से मारने की धमकी देते हैं। कॉलोनी वासियों ने ये कहा है कि एसएसपी और डीजीपी से उन्होंने मुलाकात की है और उनकी ये मांग है कि अजीत चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। आज तक किससे कभी झगड़ा नहीं हुआ और ना हमारा किसी को लेन देन है। उसका 20 लोगों से झगड़ा हो चुका है। वो मंदिर की दुकानों पे अवैध कब्जा कर चुका है। वो कई लोगों से लड़ चुका है। लिखा पढ़ी में उसके खिलाफ क्रिमिनल हिस्ट्री है, आपराधिक इतिहास है उसका। तो 10 मई को उसने मुझसे बदतमीजी कर दी। मैं शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहता था, एक सीनियर सिटीजन हूँ, सबसे मिलजुल रहना चाहता था। मैं सुबह खेलने भी जाता हूँ, मेरे लोगों से संबंध भी हैं और मैं वकील भी हूँ। अभी मैंने बार एसोसिएशन में मेंबर के लिए अप्लाई भी कर दिया है, ठीक। लेकिन उसने मुझे 10 मई को सबके सामने माँ बहनी गंदी गंदी गाली दी और रिवॉल्वर निकाल के जान से मारना चाहता था। लोगों ने मुझे बचा लिया। हमारा पूरा परिवार आतंकित है, परेशान है, ठीक है। हमारे घर पे बेटी है, वो हमसे बहुत दूर रहती है, लखनऊ रहती है। तो हम लोग की सबकी शांति भंग हो चुकी है और हम लोग पूरे टेंशन में रह रहे हैं।